नमस्कार दोस्तों, टेल्स बाय संदीप में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सस्पेंस, मिस्ट्री, एडवेंचर, क्राइम और थ्रिलर से भरपूर अमेजिंग मूवी की स्टोरी। उम्मीद करता हूं आप हमारी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसी ही रोमांचक फिल्म जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का पहला भाग, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, जिसको IMDb में 8.1 की रेटिंग मिली है। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। साल 1720। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से जहाज डॉन्टलेस से, जो पानी की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा है। इसी जहाज में एक छोटी बच्ची मिस एलिजाबेथ स्वान पायरेट्स का गाना गा रही थी, पर इतने में वहां मिस्टर गिब्स आकर उसको ऐसा करने से मना करता है। वो लड़की को बताता है कि अगर पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकू वहां आ गए तो ये उन सब के लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में पीछे से लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन भी वहां आ जाता है और गिब्स को वहां से जाने को कहता है। एलिजाबेथ पायरेट से मिलने के लिए अपनी बेताबी जाहिर करती है, तो जवाब में लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन उसे बताते हैं कि पायरेट्स बेहद ही वाइल्ड एंड डेसोलेट क्रीचर होते हैं। दरअसल नॉरिंगटन पायरेट से काफी नफरत करता है। वो बताता है कि पायरेट्स की सिर्फ एक ही सजा है, हमें उनको देखते ही मार देना चाहिए। पर पास ही खड़े एलिजाबेथ के फादर, जो कि एक गवर्नर है, उनको चुप होने के लिए कहते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ इन सब बातों से डर रही होती है। एलिजाबेथ के फादर नहीं चाहते कि एलिजाबेथ के दिल में कोई डर बैठे। एलिजाबेथ एक बार फिर समुद्र की तरफ खूबसूरत नज़ारों को निहारने लग जाती है। में उसे दिखता है कि एक छोटा सा लड़का बेहोश हालत में लकड़ी से बनी तख्ती में बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। लड़की जोर से चिल्लाकर सबको ये बात बताती है। उस लड़की को पानी से सुरक्षित निकालकर डॉन्टलेस में लाया जाता है। थोड़ी ही देर में सब देखते हैं कि सामने एक जहाज जल रहा है। ये लड़का वहीं से बहकर आया हुआ होता है। सबका ध्यान अब उस जलते हुए जहाज में चला जाता है। गिब्स सबको बताता है कि ये सब समुद्री डाकुओं का ही काम है। एलिजाबेथ लड़के के पास ही होती है। अचानक लड़के को होश आता है। एलिजाबेथ उसे अपना नाम बताती है। लड़का भी उसे अपना नाम विलियम टर्नर बताता है और दोबारा बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ विलियम के गले में एक लॉकेट दिखती है। एलिजाबेथ को विलियम टर्नर के गले से एक लॉकेट मिलता है। वो उस लॉकेट को जब उसके गले से निकालकर ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक पायरेट का लॉकेट है, यानी विलियम टर्नर समुद्री डाकुओं के परिवार से है। वो उस लॉकेट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और उसे अपने पास रख लेती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर किसी को विलियम की सच्चाई पता चली तो ये उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इसी पल छोटी एलिजाबेथ देखती है अपने सामने एक जहाज, जो कि धीरे धीरे एक खौफनाक धुंध में समा रहा था, जिसके झंडे में समुद्री डाकुओं का साइन था। ये जहाज देखने में काफी खौफनाक था, मानो इसकी आत्मा मर गई हो। एक जहाज जिसको मानो किसी श्राप ने जकड़ रखा हो। कहानी आती है प्रेजेंट में। 8 साल बाद एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जो अब बड़ी हो चुकी है। एलिजाबेथ को आज भी सपने में वो खौफनाक जहाज दिखता है जो उसने बचपन में देखा था। एलिजाबेथ ने विलियम का वो लॉकेट भी आज तक सबसे छुपाकर अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। थोड़ी देर में एलिजाबेथ के फादर, जो कि एक गवर्नर है, वहां आते हैं और अपनी बेटी को एक ड्रेस गिफ्ट में देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे पहन लो, क्योंकि आज उन्हें एक जश्न में जाना है। ये जश्न नॉरिंगटन के प्रमोशन की खुशी में हो रहा है। वो लेफ्टिनेंट से कोमोडोर बनने वाला है, इसलिए एलिजाबेथ के फादर चाहते हैं कि एलिजाबेथ नॉरिंगटन को पसंद करे और उससे शादी करने का विचार करे। इतने में विलियम टर्नर गवर्नर के घर आता है। विलियम वही लड़का है जो एलिजाबेथ को उसके बचपन में समुद्र में मिला था। विलियम अब एक लोहार है और वो गवर्नर को उसके द्वारा बनाई गई तलवार दिखाने आया है, क्योंकि गवर्नर ने उसे ऐसा करने को कहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से भी हो जाती है। एलिजाबेथ विलियम को वहां देखकर काफी खुश हो जाती है। दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस काफी अच्छी लगती है, पर गवर्नर को उनका ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं, इसलिए वो एलिजाबेथ को लेकर वहां से नॉरिंगटन के प्रमोशन सेरेमनी में चला जाता है। वहीं कहानी में एंट्री होती है द लेजेंड यानी जॉनी डेप की, जिन्होंने इस मूवी में जैक स्पैरो का रोल निभाया है।
जैक किसी खास मकसद से पोर्ट रॉयल के बंदरगाह में आता है। उसे जब पोर्ट रॉयल के रजिस्टर में एंट्री के लिए कहा जाता है और एक चांदी का सिक्का मांगा जाता है तो वो जवाब में एक की जगह 3 चांदी के सिक्के दे देता है और कहता है मेरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, और इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ जाता है। दरअसल पोर्ट रॉयल में पायरेट्स का आना मना है, जिसके लिए खास सख्ती भरे साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। ठीक इसी जगह नॉरिंगटन की प्रमोशन सेरेमनी भी चल रही थी, जहां सभी मौजूद थे। कहानी वापस जैक पर आती है, जो डॉक से होकर समुद्र में मौजूद डॉन्टलेस शिप्स की ओर बढ़ रहा था। इतने में जैक का रास्ता 2 सिपाही रोक लेते हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैक उनको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो उनको बताता है कि वो तो बस इन 2 महान शिप्स की खूबसूरती निहारना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि इन 2 शिप्स से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल शिप है, जिसका नाम द ब्लैक पर्ल है। वो उन दोनों सिपाहियों से पूछता है कि क्या वो द ब्लैक पर्ल के बारे में जानते हैं। उसमें से एक सिपाही जैक की बातों पर हंसने लग जाता है और कहता है कि द ब्लैक पर्ल बस एक कहानी है, ब्लैक पर्ल जैसी कोई शिप्स नहीं होती। और दूसरा सिपाही अपने साथी को रोकते हुए कहता है द ब्लैक पर्ल सच में एक खतरनाक और पावरफुल शिप है। इस बात को लेकर दोनों सिपाही आपस में बहस करने लग जाते हैं और एक दूसरे को गलत ठहराने लग जाते हैं। इतने में जैक मौका देखकर उनकी आंखों से ओझल होके एक शिप में पहुंच जाता है। सिपाही इस चीज को जैसे ही भांपते हैं वो जैक का पीछा कर वहां पहुंच जाते हैं। वो जैक से उसका नाम पूछते हैं और पोर्ट रॉयल आने का उसका मकसद पूछते हैं। जैक जवाब देता है कि उसका नाम स्मिथ है और वो यहाँ शिप चुराने आया है। अब वो सीधे सीधे जवाब दे देता है तो सिपाही उसके विश्वास नहीं करते। वो सोच में पड़ जाते हैं कि भला एक चोर खुद को चोर क्यों कहेगा। वहीं दूसरी तरफ सेरेमनी खत्म होने पर नॉरिंगटन एलिजाबेथ को लेकर किले के ऊपर पहुंच जाता है। एलिजाबेथ को जो ड्रेस मिली हुई होती है उससे उसका दम घुट रहा होता है। इसी बीच नॉरिंगटन एलिजाबेथ के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, पर बेचारी एलिजाबेथ, जिसको अपनी ड्रेस की वजह सांस तक नहीं ले पा रही थी, नीचे पानी में गिर जाती है। ये सब नज़ारा पास मौजूद जैक और वो 2 सिपाही भी देख रहे थे। जैक ने सिपाहियों को कहा कि वो जल्दी से उस लड़की को डूबने से रोके, पर ऐसा करने की सिपाहियों की हिम्मत नहीं हुई। मजबूरन जैक को ही पानी में कूदना पड़ा, पर कौन जानता था कि जाने अनजाने में एलिजाबेथ का पानी में गिरना एक नई तबाही ला सकता था। दरअसल हुआ यूं कि जो लॉकेट एलिजाबेथ के गले में था, जो उसको बचपन में विलियम के गले से मिला था, उससे एक तेज तरंग निकली जो दूर दूर तक फैल गई थी। आखिर क्या कुछ खास था इस पायरेट्स के लॉकेट में? पानी के संपर्क में आते ही इसमें से जो तरंग निकली वो क्या थी? जैक जैसे तैसे एलिजाबेथ को पानी से बाहर निकाल लेता है। एलिजाबेथ की टाइट ड्रेस भी निकाल दी जाती है। इसी दौरान जैक वह सोने का पायरेट्स वाला लॉकेट भी देख लेता है। वो एलिजाबेथ से सवाल करता है कि आखिर उसके पास ये कहां से आया। जैक के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वह इसके बारे में कुछ बहुत बड़ी बात जानता है। इतने में गवर्नर नॉरिंगटन और उसके सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सिपाहियों की तलवारें जैक के सामने होती है, पर एलिजाबेथ बताती है कि जैक ने ही उसकी जान बचाई है, उसे कुछ न किया जाए। तलवारें नीचे हो जाती है और नॉरिंगटन जैक से हाथ मिलाने को अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इसी दौरान नॉरिंगटन जैक के हाथ में पायरेट्स ब्रांड का एक निशान पहचान लेता है। और जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि पोर्ट रॉयल में पायरेट्स का आना सख्त मना है और नॉरिंगटन खुद भी शुरू से ही पायरेट से नफरत करता है। ये सब देखकर अब गवर्नर भी जैक को फांसी की सजा दे देता है। पायरेट्स द्वारा जैक के हाथ बांध दिए जाते हैं और जैक बड़ी चालाकी से एलिजाबेथ को अपना चारा बनाकर वहां से भाग निकलने में सफल हो जाता है। यहाँ से भागता हुआ जैक छिपता छिपाता सीधा एक ब्लैकस्मिथ की दुकान में घुस जाता है। वहां वह अपनी बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में विलियम भी वहां आ जाता है, क्योंकि यह ब्लैकस्मिथ की दुकान खुद विल की ही होती है। विल समझ जाता है कि कोई उसकी शॉप में घुस आया है। इतने में जैक खुद विल के सामने आ जाता है। विल जानता था कि जैक वही है जो अभी अभी पोर्ट रॉयल के सिपाहियों से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। विल तुरंत एक तलवार अपने हाथ में थाम लेता है। जैक संदेह जताता है कि तुम एक लड़के हो, तुम भला मुझसे कैसे लड़ोगे। अब दोनों में एक गजब की फाइट शुरू हो जाती है। जैक देखता है कि विल तलवारबाजी में काफी अच्छा है। वो काफी सरप्राइज होता है, पर वक्त रहते उस जगह नॉरिंगटन अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और जैक को बंदी बनाकर कोठरी में डाल दिया जाता है। और अब जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, शायद वो डर हवा में समा चुका था। दिखाया जाता है कि द ब्लैक पर्ल जहाज अब रॉयल पोर्ट की सीमाओं में आ चुका था और अचानक जहाज में मौजूद तोपों से हमला शुरू हो जाता है।
जैक इन तोपों से निकली गोलियों की आवाज पहचानता है। उसके साथ मौजूद कोठरी के लोग कहते हैं कि क्या ये वही ब्लैक पर्ल है जो 10 साल पहले खो गया था। इसमें मौजूद लोगों में से कोई भी नहीं बच पाया था। जैक सवाल करता है कि अगर सब मर गए थे तो इसकी कहानियां लोगों तक किसने पहुंचाई। ऐसा लगता है कि जैक जरूर इस ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ जानता है। अब ब्लैक पर्ल के पायरेट्स पूरे पोर्ट रॉयल में आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। पर आखिर ये ब्लैक पर्ल के पायरेट्स ने यहाँ अचानक हमला क्यों कर दिया। थोड़ी देर में वो राज खुलता है जिसका इंतजार था, जब पायरेट्स की गैंग गवर्नर के घर में घुस जाती है। 2 लुटेरे एलिजाबेथ स्वान के कमरे में घुस जाते हैं और उससे उसका लॉकेट देने को कहते हैं। वो बताते हैं कि उसी लॉकेट ने उन्हें यहाँ बुलाया है, वो यहाँ इसी को ही लेने आए हैं। अब जैसे ही एक पायरेट अपनी गन एलिजाबेथ पर तानता है, एलिजाबेथ पायरेट का एक कोड पार्ले का उपयोग करती है। इस कोड के अनुसार एलिजाबेथ को पूरा हक है कि वह इन पायरेट्स के कैप्टन से मिल सकती है ताकि वह उनके कप्तान से बात कर सके। इस कोड के अनुसार एलिजाबेथ को बिना कप्तान से मिलाए ये पायरेट्स उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खैर, पायरेट्स को पार्ले कोड का सम्मान करते हुए एलिजाबेथ को उनके कप्तान तक सुरक्षित ले जाना पड़ता है। दूसरी तरफ पायरेट्स की गैंग के 2 आदमी उस तरफ पहुंचते हैं जहां जैक को बंदी बनाया हुआ होता है। वे उससे कहते हैं कि आखिरी बार जब उन्होंने जैक को देखा था तब वो एक सुनसान द्वीप में तड़प रहा था। आज भी उसका भाग्य कितना बेकार है जो वह इस कोठरी में बंद है। जैक उन्हें कहता है कि तुम जैसे धोखेबाजों से नरक पूरी तरह भरा हुआ है। गुस्से में एक पायरेट जैक की गर्दन की ओर लपकता है और दिखता है कि उसके हाथ में कोई मांसपेशी नहीं होती, वह पूरी तरह कंकाल होता है। वह आदमी जैक से कहता है, तुम नरक के बारे में कुछ नहीं जानते। वह जैक को कोठरी में बंद हालत में ही छोड़कर चला जाता है। खैर, अब कहानी मुड़ती है एलिजाबेथ और ब्लैक पर्ल शिप की तरफ। एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल के कप्तान बारबोसा से मिलाया जाता है। बारबोसा एलिजाबेथ से सवाल करता है कि वो क्या चाहती है। जवाब में एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम्हें मेरा ये लॉकेट चाहिए तो मैं ये तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ये शिप यहाँ से ले जाओ और वापस दोबारा कभी यहाँ लौटकर मत आना। बारबोसा एलिजाबेथ की मांग को ठुकरा देता है। बदले में एलिजाबेथ भी अपना वो लॉकेट पानी में फेंकने की धमकी देती है। आखिर ऐसा क्या है इस लॉकेट में जिसे खोने का डर सभी मौजूद पायरेट्स के दिलों में समाया हुआ है। बारबोसा एलिजाबेथ से पूछता है कि भला मैं तुम्हारी ये मांग पूरी क्यों करूं। जवाब में एलिजाबेथ कहती है कि तुम ये लॉकेट लेने ही तो इतनी दूर आए हो। मैं इस ब्लैक पर्ल को जानती हूँ, मुझे इसके सपने आते हैं, मैंने इसे बचपन में भी देखा था। बारबोसा एलिजाबेथ से उसका नाम पूछता है, पर एलिजाबेथ अपना पूरा असली नाम नहीं बताती। वह सोचती है कि अगर इन्हें पता चल गया कि वह गवर्नर की बेटी है तो कहीं ये समुद्री लुटेरे एलिजाबेथ के पिता जो कि गवर्नर है उनसे खूब सारा धन ना मांग ले। इसलिए वह झूठा नाम बताती है कि वह एलिजाबेथ टर्नर है। वह गवर्नर के घर नौकरानी का काम करती है। एलिजाबेथ के मुंह से उसका नाम सुनकर बारबोसा चिहक उठता है, मानो उसे उसका खोया हुआ खजाना मिल गया हो। उसके साथ बाकी पायरेट्स भी अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठते हैं। आखिर क्या है इस टर्नर नाम के शब्द में। खैर, बारबोसा एलिजाबेथ से लॉकेट ले लेता है और कहता है कि वह दोबारा लौट कर नहीं आएगा। एलिजाबेथ लॉकेट दे देती है। लॉकेट मिलते ही बारबोसा अपने आदमियों से लड़की को बंदी बनाने को कहता है। एलिजाबेथ बारबोसा से कहती है कि उसे वापस अपने घर में छोड़ दिया जाए क्योंकि उसने लॉकेट दे दिया है। बारबोसा उसे याद दिलाता है कि घर वापसी का सौदा उनकी डील में नहीं था और तुम पार्ले कोड का उपयोग तभी कर सकती हो अगर तुम पायरेट्स की फैमिली से हो। और इतना कहने के बाद एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल में ही बंदी बनाकर रख लिया जाता है। वहीं अगली सुबह विल गवर्नर और नॉरिंगटन के पास जाता है ताकि वह उनके साथ मिलकर एलिजाबेथ को छुड़ा सके। पास खड़ा एक सिपाही बताता है कि कल जैक स्पैरो किसी ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में बात कर रहा था। रात को जिस जहाज ने पोर्ट रॉयल में हमला किया था और जिस जहाज में एलिजाबेथ को ले जाया गया था वह ब्लैक पर्ल ही था। इतना सुनने के बाद विल सुझाव देता है कि हमें जैक स्पैरो से इसके बारे में बात करनी चाहिए, शायद हमें इससे कुछ मदद मिल पाए। और नॉरिंगटन को ये बात रास नहीं आती और वह उसे वहां से दफा होने के लिए कहता है। क्योंकि विल एक लुहार है इसलिए उसकी न गवर्नर सुनता है न नॉरिंगटन। विल समझ गया था कि ये बेवकूफ उसकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए वह मदद मांगने सीधे जैक स्पैरो के पास जाता है। अब विल जैक के पास जाकर मदद मांगता है और बदले में जैक को कोठरी से निकालने का वादा करता है। जैक विल से उसका नाम पूछता है तो विल अपना नाम बताता है, विलियम टर्नर। और यहाँ पर दोबारा जैक जैसे ही टर्नर शब्द सुनता है
वह एकदम सख्ते में आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बारबोसा खुद हो गया था जब एलिजाबेथ ने बारबोसा को अपना झूठा नाम एलिजाबेथ टर्नर बताया था। आखिर क्या कुछ खास था इस टर्नर शब्द में, जानेंगे आगे। जैक विल की मदद करने को राजी हो जाता है। विल भी जैक को कोठरी से बाहर निकाल लेता है। अब दोनों एक बड़ा सा जहाज डॉन्टलेस लूटने चल देते हैं। जैक जानता है कि विल एलिजाबेथ को पसंद करता है और वह एलिजाबेथ को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। दोनों अब चोरी छुपे डॉन्टलेस जहाज को अपने कब्जे में लेने चल देते हैं। तभी कोमोडोर नॉरिंगटन की नजर उन पर पड़ जाती है। नॉरिंगटन जैक और विल को पकड़ने के लिए दूसरे बड़े जहाज इंटरसेप्टर की मदद से अपने आदमियों समेत डॉन्टलेस पर चले जाते हैं। पर यह सब तो जैक की चाल होती है। जैसे ही नॉरिंगटन और उसके आदमी इंटरसेप्टर को खाली कर डॉन्टलेस पर चले जाते हैं, जैक और विल इंटरसेप्टर को अपने कब्जे में लेकर वहां से समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरसेप्टर वो जहाज है जो सबसे तेज चलता है, जिसका मतलब है नॉरिंगटन अब जैक और विल को नहीं पकड़ सकता। नॉरिंगटन डॉन्टलेस की तोपों से इंटरसेप्टर पर हमले करने का आदेश देता है, पर पता चलता है कि जैक ने उसकी तोपें पहले से ही डिसएंगेज कर रखी है। इस तरह जैक अपने पायरेट्स की हुनर और चालाकी के दम पर इंटरसेप्टर को सुरक्षित लूटने में सफल हो जाता है और नॉरिंगटन खड़ा खड़ा बस देखता रह जाता है। समुद्री यात्रा के दौरान विल जैक से सवाल करता है कि मेरा नाम जानने के बाद तुम्हें ऐसा क्या हुआ था जो तुम मेरी मदद करने के लिए राजी हो गए? क्या तुम मेरे पिताजी को जानते थे? जैक विल को बताता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता था। उनको लोग बूटस्ट्रैप के नाम से जानते थे और वो कोई मर्चेंट सेलर नहीं थे, वो भी पायरेट थे और तुम एक पायरेट के बेटे हो। इसके बाद दोनों अब एक टापू पर पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें एक टीम चाहिए। जैक अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है। जैक उसे कहता है कि मैं बारबोसा से उसका ब्लैक पर्ल जहाज लेने जा रहा हूँ। गिब्स जैक से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम ब्लैक पर्ल की खौफनाक कहानी भूल गए हो? बारबोसा किसी भी कीमत पर तुम्हें ब्लैक पर्ल नहीं देगा। इससे पहले वो तुम्हारी जान ले लेना पसंद करेगा। पर जैक गिब्स को समझाता है कि उसके पास बूटस्ट्रैप का बेटा है, वो ब्लैक पर्ल के बदले विल टर्नर का सौदा करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या खास है बूटस्ट्रैप के बेटे विल टर्नर में जो बारबोसा उसके बदले अपनी ब्लैक पर्ल जैसी खतरनाक शिप तक दे सकता है। चांदनी रात के साथ कहानी वापस पहुंचती है ब्लैक पर्ल में, जहां हमें एलिजाबेथ और बारबोसा को दिखाया जाता है। एलिजाबेथ उससे कहती है, मैंने तुम्हें पायरेट्स का मेडेलियन तो दे दिया, अब तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रही? जिसका जवाब बारबोसा देता है, शायद तुम नहीं जानती, ये कोई पायरेट्स का मेडेलियन नहीं है बल्कि ये एस्टेक का गोल्ड है। इस तरह के 882 गोल्ड पीस और हैं। एस्टेक का ये सोने का खजाना एस्टेक के लोगों ने कार्टेस को दिया था जब कार्टेस ने एस्टेक के लोगों पर विजय पाई थी। कार्टेस एस्टेक के लोगों पर बहुत जुल्म करता था। एस्टेक का ये सोने का खजाना एस्टेक के लोगों ने कार्टेस को दिया था जब कार्टेस ने एस्टेक के लोगों पर विजय पाई थी। कार्टेस एस्टेक के लोगों पर जुल्म करता था। इस जुल्म से बचने के लिए एस्टेक के लोगों ने यह सोने का खजाना कार्टेस को दिया था ताकि वो उनके लोगों पर कत्लेआम करना बंद कर दे। माना जाता था कि एस्टेक के लोग बहुत धार्मिक थे, उन पर भगवान का आशीर्वाद था। पर कार्टेस ने एस्टेक का खजाना लेने के बावजूद एस्टेक के लोगों का नरसंहार बंद नहीं किया, जिसके चलते ये माना जाता है कि भगवान ने खुद ही एक श्राप इस खजाने में लगा दिया कि जो कोई भी इस खजाने को खर्च करेगा वो अनंत काल तक इसकी सजा भुगतेगा। जो भी इंसान इस खजाने को उपयोग करेगा उसकी पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी और उसे ये नरक अंत काल तक भोगना पड़ेगा। बारबोसा बताता है कि जब उसने ये कहानी किसी से सुनी थी तो उसको भी इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ था, पर जब उसको और उसके क्रू को इला दे मोर आइलैंड पर यह खजाना हासिल हुआ तो उन लोगों ने इस खजाने से खूब ऐश की। पर किसे पता था कि ये ऐश उनके लिए नरक का द्वार खोलने वाली है। उन्हें ये जानने में देर नहीं लगी कि उनकी जिंदगी में एस्टेक के गोल्ड का श्राप लग चुका है। वे ना कुछ महसूस कर पा रहे थे, ना ही कुछ स्वाद ले पा रहे थे। वे अब अमर बन चुके थे। उन्हें अब अनंत काल तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। चांदनी में उनका शरीर कंकाल सा नजर आता था। वे जानते थे कि इस श्राप को हटाने के लिए खर्च किया हुआ सारा खजाना, सारे एस्टेक गोल्ड के पीस वापस एस्टेक गोल्ड चेस्ट में डालने पड़ेंगे। धीरे धीरे करके उन्होंने वो सारा खजाना ढूंढकर वापस इकट्ठा करना शुरू किया। जब एक आखिरी गोल्ड पीस लौटाना रह गया जिसे बूटस्ट्रैप विल टर्नर ने अपनी संतान को दे दिया था, तो वे सब मिलकर उसे ढूंढने रॉयल पोर्ट आ गए। बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है कि हम सब शापित लोग हैं और अब हम अपना श्राप, ये गोल्ड मेडेलियन तुम्हारे खून के साथ वापस करके आजाद हो जाएंगे। एलिजाबेथ को बारबोसा की कहानी
बस एक बकवास लगती है। वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर बारबोसा उसे रोक लेता है। एलिजाबेथ मौका रहते उसके सीने में छुरा घोंप देती है, पर इस छुरे से बारबोसा को कुछ नहीं होता। एलिजाबेथ कमरे से जब बाहर निकलती है तो सामने देखती है कि बहुत सारे कंकाल। ये सब बारबोसा के ही आदमी हैं जो चांदनी रात में कंकाल बन चुके थे। ये सब एस्टेक के श्राप के कारण ही था। एलिजाबेथ समझ जाती है कि बारबोसा द्वारा कही गई कहानी कोई कहानी नहीं थी। वो अंदर तक डर से भर जाती है। बारबोसा एलिजाबेथ को धक्का मारकर वापस कमरे में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो विलियम और अपने साथियों के साथ मिलकर इलादेमोर आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, जहां बारबोसा एस्टेक का सारा गोल्ड वापस स्टोन चेस्ट में लौटाकर अपना श्राप तोड़ने की तैयारी में था। सभी रात के तूफानी और मौत भरे सफर को पार करके सुबह एक धुंध भरी जगह पहुंचते हैं। विलियम गिब्स से अपनी चिंता जाहिर करता है कि क्या जैक उन्हें विलादेमोर पहुंचा भी पाएगा। जवाब में गिब्स बताता है कि जैक पहले ब्लैक पर्ल का कप्तान रह चुका है। बारबोसा उसका साथी रह चुका था। जब उन्हें एस्टेक गोल्ड मिला तो उन्होंने जैक को एक अनजान और अकेले द्वीप में छोड़ दिया था और बाकी साथी एस्टेक गोल्ड लूटने चले गए थे। पर जैक किसी तरह उस आइलैंड से सुरक्षित निकल आया था और अब वह बारबोसा से बदला और अपना जहाज ब्लैक पर्ल वापस लेना चाहता है। कहीं ना कहीं विलियम जानता है कि जैक उसकी जान का सौदा करके ब्लैक पर्ल हासिल करना चाहता है, इसलिए वह काफी सतर्क भी रहता है। वहीं बारबोसा अपने आदमियों के साथ अब खजाने के पास आ चुके थे, जहां उसने बाकी बचा हुआ गोल्ड मेडलियन बूटस्ट्रैप के परिवार के किसी सदस्य के खून के साथ वापस करना था। दूसरी तरफ जैक और विल भी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाते हैं और छुपकर बारबोसा पर नजर बनाए रखे होते हैं। एलिजाबेथ को लगता है कि बारबोसा उसे मारकर उसके खून के जरिए श्राप से मुक्त होगा, पर बारबोसा एलिजाबेथ की हथेली में चीरा लगाकर मेडेलियन में उसका खून रिसने के बाद उस मेडेलियन को खजाने में फेंक देता है। लेकिन मेडेलियन वापस लौटाने के बाद भी उनका श्राप मुक्त नहीं होता। बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप की बेटी नहीं है। वो उसे थप्पड़ मारकर दूसरी तरफ गिरा देता है। सभी आपस में बहस करने लग जाते हैं कि एक गलत इंसान को इतनी दूर लाया गया। विल मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ को सबकी नजरों से छुपाता हुआ वहां से निकल जाता है। बहस कर रहे आदमियों में एक आदमी सुझाव देता है कि शायद हमें उस लड़की का सारा खून मेडेलियन के साथ लौटा देना चाहिए, तब जाकर शायद श्राप से मुक्ति मिले। इतने में सबकी नजरें एलिजाबेथ को ढूंढने लगती है। उन्हें पता चलता है कि वो तो मेडेलियन को लेकर निकल चुकी है। अब सब उसे पकड़ने की तैयारी में जुट जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एलिजाबेथ और विलियम इंटरसेप्टर की मदद से वहां से आगे बढ़ जाते हैं, जैक स्पैरो को अकेला पीछे छोड़ के। इतने में बारबोसा के आदमी बीच रास्ते में ही जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। वे उसे मारने को होते हैं, पर क्योंकि जैक एक पायरेट है, वो पार्ले कोड का इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से जैक को मजबूरन बारबोसा के पास ले जाया जाता है। जैक बारबोसा से कहता है कि तुमने मुझे खजाने के लिए धोखा दिया और मुझे उस अनजान सुनसान आइलैंड में छोड़ दिया, और तुम ये भूल गए कि मैं जैक स्पैरो हूँ। जिस खजाने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, उसी खजाने ने तुम्हें श्राप दिया। बारबोसा गुस्से में अपने आदमियों को जैक स्पैरो को मारने के लिए कहता है, पर जैक बारबोसा से कहता है कि वो जानता है कि लड़की का खून काम नहीं आया और तुम्हारा श्राप नहीं मिटा। वो जानता है कि श्राप को खत्म करने के लिए जिस खून की तुम्हें जरूरत है, वो इंसान तुम्हें कहाँ मिलेगा। तभी बारबोसा का आदमी वहां आता है और कहता है कि उन्होंने इंटरसेप्टर को ढूंढ लिया, जल्द ही वो उनके पास होंगे। इतने में जैक बारबोसा को ऑफर करता है कि वो उसके लिए बूटस्ट्रैप के बेटे को पकड़ के ला सकता है, ताकि बारबोसा अपना श्राप मिटा सके। पर बारबोसा को इस काम के लिए अब जैक की जरूरत नहीं, इसलिए वो उसे बंदी बना लेता है। वहीं इंटरसेप्टर जहाज में एलिजाबेथ विलियम को उसकी पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे उसने विलियम को नॉरिंगटन से बचाने के लिए सबसे ये राज छुपाया कि विलियम पायरेट की फैमिली से है। एलिजाबेथ विलियम को उसका पायरेट का लॉकेट भी दे देती है, जो उसने विलियम के गले से निकाल लिया था। विलियम को भी समझ आ जाता है कि बारबोसा को एलिजाबेथ की नहीं बल्कि उसके खून की जरूरत है। इंटरसेप्टर के तेज होने के बावजूद भी ब्लैक पर्ल बहुत ही कम समय में उसका पीछा कर लेता है। दोनों जहाजों के लोग आपस में एक दूसरे पर तबाही शुरू कर देते हैं, पर ब्लैक पर्ल के सामने कोई जहाज कहाँ टेकने वाला था। बारबोसा जैसे तैसे सभी को बंदी बना लेता है। इतने में विलियम सामने आकर बारबोसा पर बंदूक तान लेता है और उसे एलिजाबेथ को आजाद करने को कहता है, पर बारबोसा उससे कहता है कि भला वो ऐसा क्यों करेगा। विल अब बंदूक खुद पर तान देता है और कहता है कि वो खुद को मार देगा। वो बारबोसा को बताता है कि वही बूटस्ट्रैप का बेटा विल टर्नर है, जिसके खून की उसे जरूरत है।
बारबोसा को मजबूरन विल की शर्त माननी पड़ती है। विल अब अपनी शर्तें रखता है कि एलिजाबेथ और उसके साथ आए क्रू को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वो खुद को मार डालेगा। बारबोसा विल की सारी शर्तें मान लेता है, पर समय शायद विल के खिलाफ चल रहा होता है, क्योंकि बारबोसा एलिजाबेथ और जैक को पानी में फेंक देता है। पानी से तैरते हुए दोनों एक आइलैंड में पहुंचते हैं। ये वही आइलैंड होता है जहां बारबोसा ने जैक को सबसे पहले छोड़ दिया था। विल बारबोसा से कहता है कि ये तो धोखा है, पर बारबोसा कहता है कि तुम्हारे कहने पर ही मैंने उन्हें आजाद किया। वो तुम हो जिसने अपनी शर्तें पूरी तरह से साफ साफ नहीं बताई थी। तुमने बोला उन्हें आजाद करो, तो मैंने उन्हें आजाद कर दिया। अब कहानी मुड़ती है जैक और एलिजाबेथ पर। एलिजाबेथ जैक से पूछती है कि आखिरी बार वो इस आइलैंड से कैसे निकला था, पर जैक अपनी दारू के नशे में चूर रहता है। अगली सुबह जैक देखता है कि एलिजाबेथ उसकी सारी दारू जला देती है, ताकि जैक अपना सारा ध्यान इस आइलैंड से निकलने में लगाए। आग की लपटों को देखकर उस ओर एक और दूसरा जहाज आ जाता है। उस जहाज में नॉरिंगटन और गवर्नर होते हैं। जैक और एलिजाबेथ को जहाज में लाया जाता है। एलिजाबेथ नॉरिंगटन से कहती है कि वो चाहती है कि उन्हें ब्लैक पर्ल के पास जाया जाए और विल को बचाया जाए, पर नॉरिंगटन को इस काम में उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस काम के लिए साफ साफ मना करता है। जिसके जवाब में एलिजाबेथ उससे कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उससे शादी कर लेगी। नॉरिंगटन अब राजी हो जाता है। बहुत जल्द ही सभी जैक की मदद से दोबारा इलादे मोर आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां ब्लैक पर्ल दिख जाता है। बारबोसा के सभी आदमी समुद्री गुफाओं में अपना श्राप तोड़ने के लिए इकट्ठा हो रखे थे। नॉरिंगटन अपने आदमियों के साथ आगे निकलकर सभी पर हमला करने के लिए तैयार रहता है, और जैक नॉरिंगटन को सलाह देता है कि उसे सबसे पहले जाकर बारबोसा को समझाना चाहिए कि वो अभी विल टर्नर को ना मारे, क्योंकि बाहर पोर्ट रॉयल की सेना उसके खात्मे के लिए तैयार खड़ी है। और जैसे ही बारबोसा अपने आदमियों के साथ गुफा से बाहर आएगा, तुम उन पर टॉन्टलेस से धावा बोल देना। प्लान के अनुसार जैक अकेला गुफा में चला जाता है, जहां बारबोसा लगभग विल की गर्दन उड़ाने ही वाला होता है। तभी अचानक वहां जैक पहुंच जाता है और बारबोसा को रोकता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने विल को मारा तो तुम्हारी भी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बारबोसा उससे पूछता है कि भला वो कैसे। जवाब में जैक बताता है कि बाहर रॉयल पोर्ट की आर्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने विल को मारा और श्राप खत्म करके बाहर एक आम इंसान के रूप में गए, तो वो आर्मी तुम्हारा खात्मा कर देगी। जैक सुझाव देता है कि तुम्हें पहले अपनी शक्तियों के दम पर उस बाहर इंतजार कर रही आर्मी से निपटना चाहिए, फिर उसके बाद जब तुम चाहो तो विल को मारकर श्राप से मुक्त हो सकते हो। ऐसा करना तुम सबके लिए सुरक्षित रहेगा। बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ब्लैक पर्ल जहाज दे दो, ताकि मैं तुम्हारे अंडर रहकर काम कर सकूं। इसी दौरान बातों ही बातों में जैक उस गोल्ड चेस्ट में से एक मेडेलियन चोरी कर लेता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि बारबोसा और उसके लोग श्राप से मुक्त ना हो सके, जब तक वो जैक द्वारा लिया हुआ गोल्ड मेडेलियन वापस उस गोल्ड चेस्ट में न डाल दें। अब बारबोसा को भी जैक की बात ठीक लगती है। जैक को लगता है अब बारबोसा अपने आदमियों को ब्लैक पर्ल जहाज में भेज देगा, जिससे बाहर इंतजार कर रही टॉन्टलेस की आर्मी तोपों से उन्हें मार गिराएगी। पर बारबोसा अपनी आर्मी को पानी के जरिए छुपते छुपाते टॉन्टलेस की ओर रवाना कर देता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ चुपके चुपके टॉन्टलेस से निकल जाती है। अब तक बारबोसा की आर्मी टॉन्टलेस में मौजूद सिपाहियों पर हमला कर चुकी होती है। गुफा में भी जैक अपनी असली चाल चल देता है और विल के साथ मिलकर बारबोसा और उसके साथियों पर हमला कर देता है, क्योंकि बारबोसा एक इंसान नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता। लड़ाई के बीच में बारबोसा जैक के शरीर में अपनी तलवार घोंप देता है। तभी जैक चांदनी रोशनी में एक कंकाल बन जाता है, क्योंकि जैक ने भी एक गोल्ड चेस्ट में से एक गोल्ड मेडेलियन चुरा लिया था, जिससे वो खुद भी श्रापित बन चुका था। लड़ाई के दौरान एलिजाबेथ भी उस जगह पहुंच जाती है। जैक मौका देखते हुए गोल्ड मेडेलियन अपने हाथ में लेता है और छुरे से हाथ में काटकर उसमें खून लगाता है और विल की ओर फेंक देता है। विल मेडेलियन पकड़ लेता है। बारबोसा सब समझ जाता है और वो एलिजाबेथ की तरफ बंदूक तान देता है। विल तेजी दिखाते हुए 2 मेडेलियन अपने हाथ से गोल्ड चेस्ट में गिरा देता है, जिससे श्राप टूट चुका होता है। तभी बंदूक चलने की आवाज आती है। ये गोली बारबोसा की नहीं, जैक स्पैरो ने बारबोसा पर चलाई होती है, और इसी के साथ बारबोसा मर जाता है। टॉन्टलेस जहाज में भी जितने कंकाल लड़ रहे होते हैं, श्राप टूटने के कारण सभी इंसानी रूप में आ जाते हैं, जिसके कारण सब अपनी हार मान लेते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है पोर्ट रॉयल में जैक स्पैरो की फांसी की तरफ। विल इस बात के खिलाफ होता है। वो जैक को बचाना चाहता है, पर ऐसा करना उसके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वो आगे बढ़ता है
जहां एलिजाबेथ, गवर्नर और नॉरिंगटन भी शामिल होते हैं। अब विल अपने दिल की बात एलिजाबेथ से आखिरकार जाहिर कर देता है। इसके बाद वो जैक को फांसी से बचाता है। वो उसे छुड़ाकर भगाने की कोशिश करता है, पर नॉरिंगटन के सिपाही उन दोनों को धर दबोच लेते हैं। उसी जगह एलिजाबेथ, गवर्नर और नॉरिंगटन भी आ जाते हैं। एलिजाबेथ विल के बचाव में आ जाती है और उससे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इस सब के बीच जैक स्पैरो को उसका तोता दिख जाता है और वो समझ जाता है कि उसका क्रू यहीं आसपास है। वो किले की ऊंची दीवार से गिरने का नाटक करता है। वो देखता है कि वहां ब्लैक पर्ल जहाज मौजूद होता है जो उसे बचाने आ रखा होता है। दूसरी तरफ नॉरिंगटन एलिजाबेथ के कन्फेशन से काफी हताश हो जाता है। नॉरिंगटन विल को माफ कर देता है। गवर्नर भी एलिजाबेथ का फैसला मंजूर कर लेता है और अंत में हम देखते हैं जैक स्पैरो को, जो अब ब्लैक पर्ल का कप्तान है। वो अब तैयार है अपने आगे के समुद्री सफर के लिए।